थोड़ा भौकाल बना रहना चाहिए उसके लिए। पुलिस का तो रहना चाहिए, भौकाल, आप पुलिस का भौकाल सब रहना ही बोलने से चाहिए। काफ़ी बच रहे हैं ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं, बचता नहीं, पुलिस का भौकाल रहना ही चाहिए। भजन तो करते ही होंगे आप, नहीं, मैं नहीं करता। हमने देखा था सर। गायक उतना अच्छा नहीं रहा, इवन बहुत ख़राब गाना गाता हूँ। अच्छा, क्रिकेट जरूर मैं तो सर एक आध सैंपल हो जाएगी। जब मैंने 12th के बाद मना कर दिया कि इंजीनियरिंग नहीं करूँगा और बीए करूँगा, अच्छा। तब थोड़ा सा पापा गुस्सा हुए थे कि नहीं, बीए क्या होता है, बीए तो सिर्फ ना पढ़ने का बहाना होता है बीए करने वालों का। तो उस बीच में आपकी शादी की बात भी काफ़ी उछल पड़ी थी परिवार के बीच में, तो उस वक्त क्या कुछ हुआ था? मैम के घर में काफ़ी प्रेशर भी बना था। आप मेरे को कम मत आकिए, हाँ, मैं उतना छोटा या उतना कमज़ोर नहीं हूँ, मैं भी कुछ साबित कर सकता हूँ। बोलते हैं शुक्ला जी कैसे हैं, ये सब बातचीत होता मेरे है? को शुक्ला ही बोलते हैं। अच्छा, सुकमा में जब आपकी पोस्टिंग हुई थी उस वक्त एक किस्सा सामने आया था कि तबादलों को लेकर। अगर इंटरव्यू अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हाँ, अभी हम अंदर जाएंगे, फिर स्टार्ट करेंगे बात। अरे कैमरा स्टार्ट हो गया? चलिए, नमस्कार, मेरा नाम मनीष है और आप केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। हम इस वक्त दुर्ग कलेक्टर पर मौजूद हैं और यहाँ आने की वजह तो आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो मैं बता दूँ। हमारे दुर्ग के जो एसपी है जितेंद्र शुक्ला जी, उनका आज होगा इंटरव्यू। आइए स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू और आगे क्या कुछ बातचीत होगी वो भी देखते हैं। आइए सर, ये माइक लगा लीजिए। तो सर, केपी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you. और अभी तक शायद आपका मैंने काफ़ी इंटरव्यू देखने की कोशिश की थी, मगर कुछ एक आध इंटरव्यू मुझे मिले हैं, मगर फिर मैंने सोचा कि एक बार आपसे बातचीत की जाए, आपके जीवन को समझा जाए, क्योंकि जितना मैंने समझने की कोशिश की थी कि ऐसा लगा कि आप ऐसे वर्ग से आए हैं और आज इस जगह पर पहुँचे हैं, इसके पीछे काफ़ी संघर्ष रहा है। तो सर, इस संघर्ष से मैं काफ़ी प्रेरित हूँ और हमारे दर्शक भी प्रेरित हो, इसलिए मैंने आपसे बात करने की कोशिश की। तो सर, धन्यवाद। आपके थोड़ा जर्नी के बारे में बताइए सर, क्या कुछ रहा था, कब से शुरू हुआ था, यूपीएससी की तैयारी कब से शुरू किया था आपने? संघर्ष मुझे लगता है कि सभी के जीवन में रहता है और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बिना संघर्ष के कहीं आगे कुछ पहुंचता है। कम ज़्यादा इंटेंसिटी थोड़ी इधर उधर हो सकती है, बट हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने कार्य में सभी जगह संघर्ष करके ही आगे बढ़ता है। और मैं भी वैसे ही आया हूँ और मैं एक नॉर्मल मध्यम वर्ग फैमिली से बिलोंग करता था। इलाहाबाद में हम लोग रहते थे और बेसिकली पढ़ाई जो है शुरुआत की वो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज इलाहाबाद से मैंने 12th किया जी। 12th करने के बाद फिर मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए और एमए किया। अच्छा। एमए करने के पश्चात हमने जो शुरुआत की वो यूपीएससी का दिमाग में रख कर बेसिकली ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में ही मतलब डिसाइड कर लिया कि सिविल सर्विसेज के लिए जाना है। और तैयारी के लिए फिर एमए के दौरान हमने मतलब वो सीरियसली फॉलो करना शुरू किया और एमए के बाद फिर यूपीएससी के लिए प्रयास शुरू किए। जो लड़ाई थी उसकी यूपीएससी के लिए 2006-07 से हमने स्टार्ट की और 2012 तक चली। ऑलमोस्ट 5 साल लगे और 4 अटैम्प्ट लगे, जिसमें से पहला अटैम्प्ट फेल हुए थे हम प्रीलिम्स में। उसके बाद फिर बाकी के तीनों अटैम्प्ट में इंटरव्यू दिए। 2006 में आपका पहला अटैम्प्ट रहा? पहला अटैम्प्ट था। उसके बाद फिर 2 साल का ब्रेक लिया। जब हमने प्रीलिम्स हमारा नहीं क्लियर हुआ तो 2 साल ब्रेक लिया। फिर 2009 से फिर कंटिन्यू दिए 9, 10, 12 जी। और फिर तीनों इंटरव्यू दिए। 2 इंटरव्यू फेल किए और तीसरे इंटरव्यू में जी। मैंने सुना था कि आप यूपीएससी से पहले आपको इंजीनियर बनाने का जो है पूरी कोशिश की जा रही थी। वो दौर था 2000 के आसपास का दौर था जब इंजीनियर्स की बहुत डिमांड थी, इंजीनियरिंग की बहुत डिमांड थी और पूरे देश में इंजीनियरिंग कॉलेज कम थे और इंजीनियर्स की जो सप्लाई चाहिए थी, जो डिमांड चाहिए थी, वो बहुत ज़्यादा थी। तो उस समय हर मध्यम वर्ग में बच्चे को लेकर डॉक्टर या इंजीनियर बनाने का एक सपना होता था।
तो वही मेरे घर में भी था, मेरे घर में भी पिताजी का था कि नहीं बच्चे को इंजीनियर बनाएंगे, पढ़ने में ठीक है तो 12th करके इंजीनियरिंग करेगा, इंजीनियरिंग करने के बाद फिर आगे देखेंगे। तो मुझे 12th में एहसास हुआ कि मैं इंजीनियर अच्छा नहीं बन सकता, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स थे जिनको मैं हैंडल नहीं कर पा रहा था, खासकर केमिस्ट्री और फिजिक्स के कुछ पोर्शन। तो मुझे लगा कि मैं अच्छा इंजीनियर कभी नहीं बन पाऊँगा, क्योंकि मैं अच्छा स्टूडेंट उस सब्जेक्ट या उस टॉपिक के साथ नहीं बन सकता। तो फिर मैंने वहाँ से वो अपना डिसीजन ड्रॉप किया। अच्छा, इन सब्जेक्ट्स को लेके बीच में ऐसा हुआ था कि आप काफ़ी डर के मारे फेल भी हो गए थे? ग्रेजुएशन के दौरान मैं मैथमेटिक्स में अपने बैक टू बैक बीए फर्स्ट ईयर और बीए सेकंड ईयर में मेरी बैक लगी। बैक का मतलब होता है कि आप फर्स्ट एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाना, फिर दूसरा सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देकर पास होना। तो वो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में मैथ के 2-2 पेपर, 3 पेपर होते थे। 3 पेपर में से 2-2 पेपर में मैं फ़ेल हुआ था और सप्लीमेंट्री देकर फिर मैं पास हुआ। अच्छा। तो वो प्रेशर था, वो दौर था जब मैथमेटिक्स पे मैंने ध्यान नहीं दिया, उसकी क्लासेस मिस की, उसका सिलेबस पकड़ा नहीं। तो मैथ ऐसी चीज़ है या ऐसा सब्जेक्ट है कि जो आपको तुरंत ही सिखा देता है कि नहीं आपने गलती की है तो उसका परिणाम भी गलत है। तो अभी भी आप गणित से भागते हैं या फिर? नहीं, गणित मेरा हमेशा से फेवरेट रहा, इसीलिए मैंने ग्रेजुएशन में रखा भी था। मुझे लगता था कि मैं स्ट्रांग हूँ, बट ये बात सही है कि मतलब आप चाहे जितना स्ट्रांग हो, अगर आपने ध्यान नहीं दिया, आपने उसके प्रति ईमानदारी नहीं बरती, आपने लापरवाही बरती सब्जेक्ट के साथ, तो सब्जेक्ट आपको कैसे वो परिणाम देगा जो आप बिना मेहनत के चाह रहे हो। अच्छा सर, आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, पीजी आपकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हाँ, हुई मैं है? ज्योग्राफी से पीजी हूँ। तो इलाहाबाद को आप इलाहाबाद ही कहते हैं या फिर प्रयागराज कहलाना ज़्यादा पसंद करते हैं? दोनों का अपना अलग अलग महत्व है। बेसिकली वहाँ पे प्रयागराज जब भी धार्मिक सांस्कृतिक रूप से बात होती है तो वो प्रयागराज है, अच्छा। और जब भी वो उसके मस्त मौलापन, शैक्षणिक या उन सब चीज़ों से रिलेटेड किया जाता है तो इलाहाबाद है। तो बेसिकली हम लोग जब तक थे तब तक वो इलाहाबाद के नाम से ही जाना जा रहा था। तो सबके दिमाग में, सबके ब्रेन में, मसल मेमोरी में भी इलाहाबाद बैठा हुआ है। बट एट द सेम टाइम जैसे कुंभ मेला या बाकी चीज़ों, माघ मेला या हर साल लगने वाला माघ मेले की बात की जाती तो प्रयाग और प्रयागराज अपने आप दिमाग में घूमता है। तो दोनों नाम अभी भी एक साथ चलते हैं दिमाग में, मगर पहले इलाहाबाद ही आता है। जैसे ही मतलब हम उसकी धार्मिक सांस्कृतिक मतलब चेतना पे उस पे जाते हैं तो वो प्रयागराज ही घूमते हैं। तो वैसे इलाहाबाद के जो लड़के होते हैं वो काफ़ी भौकालबाजी वाले होते हैं। आपके समय में जब इलाहाबाद में आप पढ़ रहे थे तो आपका कैसा माहौल था युवाओं के बीच में खासकर? नहीं, मैं बहुत इंट्रोवर्ट आदमी था, मतलब ऐसा ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं था। पढ़ने वाले बच्चे थे तो पढ़ाई पे फोकस रखते थे, मारपीट, लड़ाई झगड़ा या इस तरह के भौकाल बनाने टाइप वाला माहौल नहीं रखा था, होता था, उतना टाइम भी नहीं मिलता था। वहाँ तो बोलते हैं कि इलाहाबाद की शान है कि अगर कोई लड़का गमछा पहन के घूम रहा है नहीं, तो वो इलाहाबादी है। वैसा भी नहीं था मैं। बहुत अंतर्मुखी टाइप का और अपने में ही रह के अपने पढ़ाई करके अपने काम से मतलब रखने वाला था। हाँ, ये ज़रूर है कि वहाँ पे ये चलता है, बट मैं फिर बोलूँगा कि सिर्फ यही नहीं चलता वहाँ पे, और भी चीज़ें हैं। बाकी चीज़ें भी हैं और वो सब एक साथ मिक्स होके चलती। अच्छा, तो सर आप जब यूपीएससी जब आपने क्रैक कर लिया तो उससे पहले आपने पीएससी का एग्ज़ाम दिया था? हाँ, मैं बीच में 2 साल जब मेरा यूपीएससी नहीं निकला 2006 में, तो मैंने फिर यूपीपीएससी के एग्ज़ाम देने के लिए सोचा, क्योंकि हमारे पास उस समय 4 ही अटेम्प्ट मिलते थे यूपीएससी में। तो अपने को लगा कि अगर ऐसे ही अनप्रिपेयर्ड तरीके से जाएंगे तो अटेम्प्ट ख़राब होंगे, इससे बेटर है कि मैं यूपीपीएससी देता हूँ और उसको क्रैक करने के बाद फिर मैं वापस आऊँगा। और 2 साल लगे मेरे को। मैंने 2008-9 में मैंने यूपीपीएससी का एग्ज़ाम जो दिया उसको मैंने क्वालिफाई किया था और वहाँ पे सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद फिर मैं यूपीएससी स्टार्ट। अच्छा सर, आपको यहाँ फरवरी में आप यहाँ पर आए थे भिलाई में, तो भिलाई दुर्ग में रह के आपको कुछ मई अभी लग गया है, तो भिलाई शहर में जो है ना आपका जो मिजाज है एकदम रॉबिन हुड वाला हो गया है। लोग कहते हैं काफ़ी सख्त मिजाज के एसपी हैं और डोले वोले भी टाइट है सर के। तो इसके अंदर जो है मैंने जब खोजबीन की तो मुझे ऐसा लगा कि अंदर एक नरम मिजाज भी है जो कैरोके ऑन करके अच्छे अच्छे गाने गाते हैं कुमार सानू के। मुझे लगता है कि पुलिस में दोनों पक्ष बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा पुलिस वाला मेरे हिसाब से वही है जिसके
छवि ऐसी हो कि जो भी आपराधिक तत्व, गुंडा तत्व या ऐसे अवैध व्यक्ति हों जो समाज को नुकसान पहुंचाते हों, उनके प्रति सिर्फ नाम से ही डर और खौफ होना चाहिए, पुलिस के नाम से ही उनको अंदर डर होना चाहिए। उस लेवल का एक व्यक्तित्व होना चाहिए। और एट द सेम टाइम दूसरा पहलू ऐसा होना चाहिए कि जो आम पब्लिक है, जो असहाय है, जो शिकायत करता है, जो पीड़ित है, उसके प्रति ऐसा स्वरूप होना चाहिए कि वो आपके पास आने में डरे नहीं। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ अच्छे पुलिस वाले के अंदर होनी चाहिए। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छा पुलिस वाला ना सिर्फ बन सकूं बल्कि साबित भी करूं पब्लिक के लिए। तो मेरी दोनों प्रयास रहता है कि मैं उतना सामान्य दिख सकूं कि लोग मेरे पास आ सकें बिना किसी एफर्ट, बिना किसी मन में झिझक लिए, और दूसरी ऐसी छवि बना सकूं कि पुलिस ऐसी दिखे कि उसके रोड पे निकलने भर से खौफ बैठ जाए। थोड़ा भौकाल बना रहना चाहिए उसके लिए। पुलिस का तो रहना चाहिए, भौकाल। आप पुलिस का भौकाल सब रहना ही बोलने से चाहिए। काफ़ी बच रहे हैं ऐसा लग रहा है। नहीं बचता नहीं, पुलिस का भौकाल रहना ही चाहिए। हाँ। अच्छा, तो आप गाने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रखते हैं और क्रिकेट खेलने में भी काफ़ी आपका लगाव रहा है शुरू से। क्रिकेट में ही रहा, गाने से गाने कोई वाने से संबंध नहीं रहा। गाना तो पुलिस में आने के बाद अच्छा। ऐसे पार्टीज वार्टीज में बोलने पे हाँ। गा देने जैसा है। कैरियोके ऑन मैं करके। गायक उतना अच्छा नहीं रहा, इवन बहुत ख़राब गाना गाता हूँ। अच्छा, क्रिकेट जरूर मैं तो सर एक जरूर आध करता सैंपल हो जाए कि नहीं, कुमार सानू को एक गाना जो हूँ। आप गा दे। कोई नहीं गायक हुई नहीं मैं। अच्छा, आप भजन में भी काफ़ी ज़्यादा लीन होते हैं। मैं ऐसा सुना था कि जब फ्री समय में आप भजन कीर्तन काफ़ी करते हैं घर पे। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। मुझे लगता है कि जो भी मेरा धार्मिक पहलू हो मेरा एकदम पर्सनल है। भगवान के साथ अपना एकदम सीधा कनेक्ट है। उसके लिए कोई माध्यम, कोई वो ज़रूरत नहीं है। और 2 मिनट भी अगर शांत मन से भगवान को याद करते हैं तो उससे ही मतलब दिन भर का काम हो जाता है। और दूसरा ये मानने का है कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो भगवान हमेशा आपके साथ हैं। आप अपने काम से ही आप भगवान की पूजा कर लेते हो। अगर आप डेली 4 अच्छे काम कर रहे हो, आपके दायित्वों के द्वारा जो सही लोगों को लाभ पहुंच रहा है, वो भगवान की पूजा ही है। तो भजन तो करते ही होंगे आप? नहीं, मैं नहीं करता। हमने देखा था सर। होगा कहीं पे, मतलब अकेजन होगा ऐसा। मैं ये नहीं नकारता कि मैं एकदम नहीं करता, कहीं अकेजन होगा तो मैं करता। तो राम जी के गाने भी तो गाते ही होंगे आप? मैं ऐसा भजन कभी नहीं करता। अकेजन रहता है तो मैं वहाँ पे जरूर। तो आप कुमार सानू के गाने भी नहीं गाएंगे और राम जी के गाने भी नहीं? नहीं। मैं गायक अच्छा हुई नहीं, तो मैं जानता हूँ कि क्रिकेटर में अगर अच्छा कराको पे ही हो सकता है। अच्छा, तो क्रिकेटर में अगर अच्छा हाँ, क्रिकेट से जुड़ा एक किस्सा मैंने सुना था कि आप 11th-12th का जो पढ़ाई था वो क्रिकेट के कारण काफ़ी ख़राब कर दिए थे, इग्नोर कर दिए थे पढ़ाई को। हाँ, मैं 12th में मेरे नंबर ख़राब हुए सिर्फ 11th और 12th क्रिकेट खेलने के कारण। अदरवाइज 10th में मेरे बहुत अच्छे नंबर थे बोर्ड में। हाँ। 12th में मेरे नंबर में गिरावट आई करीब 20% की, तो वो सिर्फ 11th-12th में जो घर से छूट मिली कि नहीं अच्छा नंबर आया है तो चिंता नहीं करनी है, अब अच्छा पढ़ रहा है। अच्छा। तो उस कारण से हुआ कि मैं 2 साल बहुत क्रिकेट खेला और उसका परिणाम मेरे रिजल्ट में दिखा। मैंने ध्यान नहीं दिया था। अब विभाग में आने के बाद विभाग वाले में जो क्रिकेट होती हैं, जो मतलब अलग से ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें भी काफ़ी मज़ेदार टाइप से खेलते हुए नज़र आए हैं आप। हाँ, यहाँ पे लोकल छत्तीसगढ़ आने के बाद मतलब काफ़ी मौके मिले, तो जहाँ भी मौका मिला क्रिकेट खेलने का तो एक पुलिस की तरफ से खेलने को एक वीडियो देखा है मैंने, एकदम आप घुमा के छक्के चौके उड़ा रहे हैं। हाँ, तो खेलने को मिलता है तो खेल लेते हैं, हाथ साफ कर लेते हैं। ऐसा सर, पिताजी का आपने जिक्र किया था अभी। मैंने सुना था कि जब आपने ग्रेजुएशन के बाद जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, उस वक्त आपकी और आपके पिताजी की बातचीत जो है काफ़ी कम हो गई थी, मतलब होती ही नहीं थी, क्योंकि वो ग्रेजुएशन का दौर था जब मैंने 12th के बाद मना कर दिया कि इंजीनियरिंग नहीं करूँगा और बीए करूँगा। तब थोड़ा सा पापा गुस्सा हुए थे, ये नहीं, बीए क्या होता है, बीए तो सिर्फ ना पढ़ने का बहाना होता है बीए करने वालों का, तो बीए क्यों करोगे, इससे अच्छा पढ़ाई बंद कर दो। हाँ। और अगर करना है तो या तो बीएससी करो, नहीं तो इंजीनियरिंग करो। तो जब मैंने मना किया कि नहीं मैं बीए ही करूँगा, क्योंकि अपना टारगेट हमने सेट किया कि नहीं जब नौकरी करनी है तो यूपीएससी के थ्रू जाएंगे। हाँ। तो पिताजी लोगों को उस समय पता नहीं रहता था कि यूपीएससी क्या होती है या सिविल सर्विसेज क्या होता है, तो उनको समझा पाना मुश्किल था और मैंने प्रयास भी नहीं किया। तो उसमें ज़रूर रहा कि
करीब 5-6 महीना साल भर बातचीत बंद रही। तो मतलब बट बाद में उनको मतलब समझ में आ गया कि नहीं, जो ये दूसरा रास्ता पकड़ रहा है तो वो भी ठीक है। तो आपके पिताजी का सपना भी था कि मेरा एक बेटा इंजीनियर हो और एक बेटा डॉक्टर हो, तो हाँ, वो ऐसा क्या वो सफल हो गया? सोचते थे, ऐसा वो सोचते थे, अच्छा, तो वह तो हुआ नहीं, बट जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। आप बन गए आईपीएस और आपके छोटे भाई? अनफॉर्चुनेट था वो, 12th में उसकी डेथ हो गई, मतलब वो ओह, 2002 के आसपास उसकी डेथ हो गई। अच्छा। सर उसके बाद जब अभी आप यहाँ आए हैं भिलाई शहर में, काफ़ी महीने हो गए हैं, भिलाई शहर कैसा लगा आपको? यहाँ के लोग कैसे लगे? थोड़ा उस बारे दुर्ग में भिलाई अच्छा शहर है छत्तीसगढ़ में, दो तीन शहरों में हम्म, जो नाम आता है उसमें दुर्ग भिलाई शायद पहले नंबर पे ही आता है शुरू से ही। और दुर्ग भिलाई जैसे नाम दो अलग है, ऐसे दोनों की आबो हवा ही दोनों की एकदम अलग है। दुर्ग की अलग है और भिलाई की एकदम अलग है। हाँ, और भिलाई पहले से ही एजुकेशनल और स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी जाना जाता रहा है, और माहौल भी अच्छे है। और देख के ऐसा लगता है कि नहीं, काफ़ी स्कोप है यहाँ पे, काफ़ी चीज़ें की जा सकती हैं। और प्रयास है कि मतलब मेरी तरफ से जो भी अच्छा हो पाएगा वो इस शहर को दे के जाएंगे। नहीं वो शहर तो आपको मान ही रहा है रॉबिनहुड, अब आगे क्या कुछ होता है और भी देखेंगे साथ में। देखते हैं क्या कर हाँ, सकते और सर एक और बात था कि जब आप यूपीएससी की तैयारी में लगे हुए थे, उस बीच में आपकी शादी की बात भी काफ़ी उछल पड़ी थी परिवार के बीच में, तो उस वक्त क्या कुछ हुआ था? मैम के घर में काफ़ी प्रेशर भी बना था हैं। शादी के शादी लिए। मेरे सिलेक्शन के पहले ही हो गई थी। अच्छा। और वो वैसा ही था कि मतलब हम दोनों लोग जान पहचान के थे, तो मतलब ऐसा था कि मतलब घर में बात रखने पे ये हुआ कि हम्म, चूँकि उनकी शादी का पहले प्रपोजल आया, तो ये हुआ कि शादी करना ज़रूरी है, अगर लेट होगा तो फिर दिक्कत आएगी। तो हम्म, फिर दोनों घर वालों को तैयार कराने के लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ा। तो आप भी प्रयास कर रहे थे और वो भी प्रयास कर रहे थे, हाँ, वो प्रयास हुआ, फिर दोनों लोग सहमत हुए और फिर शादी हो गई। तो मतलब उस बीच में समाज की प्रताड़ना तो झेलनी नहीं पड़ी आपको, क्योंकि उस वक्त सिलेक्शन भी नहीं हुआ था और शादी की बात उससे वो पहले। थोड़ा होता है, वो सभी जगह पे ऐसा होता है कि जब आप किसी टारगेट के पीछे लगे हुए हो और अचानक से आप मतलब थोड़ा सा पाथ रूट आपका बदलता है, तो एक तो बहुत सारी आलोचना वैसे ही झेलनी पड़ती है कि आप सफल नहीं हो रहे होते हो, बार बार असफल हो रहे होते, गिर रहे होते। तो एक तो सोसाइटी की आलोचना वो ऐसे ही झेलनी पड़ती है कि अभी कुछ कर नहीं रहा है, अभी कुछ कर नहीं रहा है। उसके बाद फिर उसमें असफलताओं के बीच में फिर आप ऐसे डिसीजन करते हो, तो वो असफलताओं की जो इंटेंसिटी होती है, वो आलोचनाओं की जो इंटेंसिटी होती है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाती है। बट मुझे लगता नहीं है कि वो कभी नकारात्मक रूप से काम करती है। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार हो और टारगेटेड हो, तो वो आलोचनाएं आपको सपोर्टिव सकारात्मक रूप से काम करती हैं, आपको और मजबूत बनाती हैं कि नहीं, अपने को साबित करना है। जितने लोग आलोचना कर रहे हैं, अगर उनको गलत साबित करना है तो आप अपने लक्ष्य के प्रति और ईमानदारी से और इंटेंसिटी से जाइए और सफल होकर दिखाइए, तो अपने आप आलोचनाएं शांत हो जाती हैं। आप मेरे को कम मत आंकिए, मैं उतना छोटा या उतना कमज़ोर नहीं हूँ, मैं भी कुछ साबित कर सकता हूँ, बस उतना था। और उतना कर लेने के बाद वो सेटिस्फैक्शन आता है कि नहीं, आपने प्रूव कर दिया। अच्छा सर, आपका एक था कि जब आप सुकमा में शिफ्ट हुए थे, सुकमा में जब आपकी पोस्टिंग हुई थी, उस वक्त एक किस्सा सामने आया था कि तबादलों को लेकर, तो वो जो किस्सा है काफ़ी ट्रोल किया गया था, फिर काफ़ी कंट्रोवर्शियल था, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जनरली बहुत सामान्य सा था। मैं नया नया मतलब एसपी था, नया लड़का था, बस्तर का एरिया था, बस्तर में सर्विस में नक्सल क्षेत्र होने का काम करने की पूरी आज़ादी मिलती है, तो वो पूरा का पूरा व्यक्तित्व ही उस तरीके से एकदम निर्भीक टाइप का बनता चला जाता है। अच्छा। तो ऐसा कुछ खास नहीं था, मुद्दा बहुत ही सामान्य ढंग से था, वो मीडिया में आने के कारण बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया। हाँ, सिर्फ एक ट्रांसफ़र की बात थी, और उसको मैंने सिर्फ सुरक्षा के दृष्टिकोण से और बाकी नक्सल मामले रहते हैं उस दृष्टिकोण से मैंने मना किया था कि मतलब ये नहीं किया जा सकता, बस इतना ही मैटर था। अच्छा, वही क्योंकि मीडिया में आने के बाद ये काफ़ी चीज़ें आपने बताया, इसलिए मैं मीडिया में ही पूछना चाह रहा था कि क्या कुछ था, आप क्लियरली बता दें कि वैसा क्या ही कुछ था, हुआ बस इतना ही था, सामने से एक ट्रांसफ़र करने की चीज़ आई और मुझे लगा कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो उचित नहीं है, और नक्सल क्षेत्र है तो एसपी ज़्यादा
सक्षम होता है सुरक्षा का आकलन करने में, तो उसके हिसाब से दृष्टिकोण में रखते हुए सिर्फ मैंने सजेस्ट किया था कि वो नहीं किया सकता है। सर वो होता नॉर्मली है। दुर्ग भिलाई के जो एसपी होते हैं वो काफ़ी इंटरनेट में काफ़ी छाए रहते हैं हमेशा की तरह, जैसे 2-3 साल से देख रहे हैं भिलाई वासी खुद। तो इस बार भी उम्मीद करते हैं कि एसपी साहब जो है लोगों के बीच में ज़्यादा आए, लोग उनको पहचाने और उनसे डायरेक्ट ऐसे कांटेक्ट, जैसे आपने बताया कि मैं सभी लोगों के लिए सामान्य रहना भी चाहता हूँ, तो उस सब चीज़ों पे आप कैसे देखते हैं भिलाई दुर्ग को, क्योंकि भिलाई दुर्ग काफ़ी वैसा रहा है शुरू से। मेरा हमेशा से इस पे थोड़ा सा मतांतर है। मुझे लगता है कि पुलिस सब जगह रहनी चाहिए, पुलिस सब जगह छाई रहनी चाहिए, अच्छा। व्यक्ति नहीं छाया रहना चाहिए। हाँ। तो एज ए जितेंद्र शुक्ला मैं अवॉइड करता हूँ छाया रहने से, बट एज ए दुर्ग पुलिस और दुर्ग पुलिस अधीक्षक हाँ, रहने के कारण सब जगह प्रेजेंट रहने की कोशिश करता हूँ। मतलब आप सब कुछ मेंटेन करके ही चलना चाहते हैं। सर्विस से बंधे हुए हैं, बहुत सारे नियम कानून हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे उत्तरदायित्व हैं, उनको निभाना मतलब न सिर्फ मजबूरी है बल्कि पैशन भी है। हाँ, पैशन तो दिखता है काफ़ी आपके अंदर, तो क्योंकि उसको इस ध्यान वजह में से। रखना चाहिए, हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, दोस्तों के बीच में सब लोग आपको कैसे पुकारते हैं? क्योंकि नॉर्मल जो शुक्ला, पांडे इस तरह के सरनेम वाले होते हैं शुक्ला ही उनको बोलते हैं मेरे शुक्ला जी कैसे हैं ये सब बातचीत होता मेरे है। को शुक्ला ही बोलते हैं। अच्छा, तो वही शुक्ला सरनेम बोलने में भी अच्छा लगता है और सुनने में भी अच्छा लगता है, लेकिन जिसका सरनेम बड़बंदा हो उसको थोड़ा दिक्कत होता है। तो ये सब। तो सर आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा और इस इंटरव्यू से आपको क्या फील हो रहा है, ये थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बताइए, और हमारे साथ बातचीत करके कैसा लगा ये थोड़ा बता दीजिए। इंटरव्यू अच्छा ही था और ज़्यादातर मुझे उम्मीद रहती है कि मैं इंटरव्यू अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि जब मैं इंटरव्यू दूँ और कुछ लोग देखें तो कुछ ऐसी बातें मैं लोगों को दे सकूं जिससे वो कुछ सीख लें, और उम्मीद करता हूं कि ये इंटरव्यू वैसा है और इससे भी जो युवा पीढ़ी है, जो दुर्ग और भिलाई के लोग हैं, वो कम से कम पुलिस को थोड़ा सा समझेंगे और पुलिस के प्रति थोड़ा सा जवाबदेह बनेंगे, पुलिस के प्रति थोड़ा सा सहयोगी बनेंगे और हमारे किए जा रहे प्रयासों में अपनी भूमिका निभाएंगे। और साथ ही साथ इंटरव्यू तो अच्छा ही रहा है और उम्मीद करता हूँ कि मतलब आगे भी अच्छा रहेगा। आपको एक चीज़ और ऐड करना है कि मनीष ने इंटरव्यू बहुत बढ़िया लिया है, तो केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर इंटरव्यू अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। पहली वाली बात नहीं बोली आप।